हेलो फ्रेंड्स, आपका एवी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। मैं विवेक यादव आपको हाइलो एल्केन्स और हाइलो एरीन्स चैप्टर पढ़ा रहा हूं और इसमें अभी तक हमने हाइलो एल्केन्स के बारे में पूरा डिटेल्स में डिस्कस कर लिया है। और जो भी हाइलो एल्केन्स नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियो को देखकर यहां पर आइएगा। और इसके आगे आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि हाइलो एरीन्स क्या होता है, हाइलो एरीन्स क्या होगा और किस प्रकार से इसको हम बनाएंगे। अर्थात एक प्रकार से हाइलो एरीन्स के बारे में ये पूरा लेक्चर होगा। और आगे हम इस लेक्चर में जो है एक्सरसाइज कराने वाले थे, लेकिन आपका जब ये चैप्टर जो है पूरा कवर कर लिया जाएगा, अर्थात हाइलो एरीन्स भी खत्म हो जाएगा, तो इसके बाद एनसीईआरटी का एग्जाम्पल और इसके बाद जो एक्सरसाइज है पूरा जो है कवर किया जाएगा। तो आप क्या करिए, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाइलो एरीन्स क्या होता है और इसमें जो है आर्थोपैरादैसिक या मेटा प्रभाव क्या होता है, और इसमें हाइलो एरीन्स में कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो CX आबंध की प्रकृति होती है वो कैसे होती है, और इसका हम हाइलो एरीन्स का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बनों द्वारा कैसे करते हैं, अर्थात बेंजीन के क्लोरीनीकरण या हाइलोजनीकरण द्वारा कैसे करते हैं, और उसमें कौन से पदार्थ या समूह का योगदान होता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, किस प्रकार से क्या लॉजिक होता है, रिएक्शन कैसे होता है, पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो इसलिए आप क्या करिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आइए देखिए हाइलो एरीन क्या होता है। तो अब इसमें देखो हाइलो एरीन, जैसे हमने पढ़ा कि हाइलो एल्केन क्या होता है, तो उसमें बताए थे कि एल्फेटिक हाइड्रोकार्बन या एल्केनों में से जब एक हाइड्रोजन परमाणु को कोई हाइड्रोजन परमाणु क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, या एक हो या एक से अधिक हो, तो वही आपका क्या हो जाता है, हाइलो एल्केन हो जाता है। उसी प्रकार से जब आपका एरोमेटिक वलय हो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक वलय हो, और साधारणतः किसका यूज किया जाता है, बेंजीन का, ये आपका क्या हो गया, बेंजीन। बेंजीन को आप जानते हैं क्या होता है, C6H6 आपका क्या होता है, बेंजीन होता है। और ये C6H6 का स्ट्रक्चर ये क्या हो गया, बेंजीन हो गया। और आपको हमने बताया था कि यहाँ पर क्या है, कार्बन कार्बन इस प्रकार से होता है, और जब कार्बन कार्बन होता है तो यहाँ क्या जुड़ा रहेगा, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहेगा, अर्थात तभी तो 6 हाइड्रोजन परमाणु होगा, तो ये हाइड्रोजन हो गया। अब देखो कार्बन की बैलेंसी भी 4 पूरा हो गई, 2 1 3 1 4 हो गया, तो इस प्रकार से आपका बेंजीन बन गया। अब इसमें क्या होता है कि कोई हाइड्रोजन परमाणु, जैसे कोई हाइड्रोजन परमाणु इसके एक हाइड्रोजन परमाणु को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, एक या एक से अधिक भी कर सकता है। तो जब यहां से मान लीजिए यहां से हमने क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन परमाणु एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके यहां पर क्लोरीन जुड़ गया, जैसे क्लोरीन जुड़ गया, तो जब क्लोरीन जुड़ गया और हाइड्रोजन क्या हुआ, हो गया, निकल गया, तो इससे अब जो हाइड्रोकार्बन अर्थात ये बना है, यौगिक बना है, यही आपका क्या कहला देता है, हाइलो एरीन कहलाता है। या इसी को हम क्या कहते हैं, एरिल हाइलाइड भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एरिल हाइलाइड कहते हैं। अर्थात परिभाषा अगर हमको बतानी हो कि एरिल हाइलाइड क्या होगा, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि बेंजीन वलय से अगर डायरेक्ट रूप से आपका हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाए तो उसको हम क्या कह देंगे, एरिल हाइलाइड कह देंगे। अब इसमें देखो जैसे आपका ये बेंजीन वलय हो गया, इससे डायरेक्ट रूप से क्या जुड़ जाए, कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाए, तो इसको हम क्या कह देंगे, एरिल हाइलाइड कह देंगे। अर्थात अगर इससे क्या जुड़ जाए, X के स्थान पर क्या हो सकता है, बार बार वही एक बात, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो यहाँ पर अगर फ्लोरीन होगा तो इसको हम फ्लोरोबेंजीन कह देंगे, और यहाँ पर अगर क्लोरीन होगा तो इसको क्लोरोबेंजीन कह देंगे, और अगर आपका यहाँ पर Br होगा तो ब्रोमो, और ये क्या है, बेंजीन है, तो ब्रोमोबेंजीन होगा, और यहाँ पर I होगा तो इसको क्या कह देंगे, आयोडोबेंजीन कह देंगे। तो यही आपका क्या होता है, यही आपका क्या होता है, हाइलो एरीन होते हैं। और इसके पहले हम हाइलो एल्केन में या एल्किल हाइलाइड में क्या बताए थे, तो एल्किल हाइलाइड में बताए थे कि आपका कोई एल्केन हो, जैसे आपका CH4 है, तो इसमें से जब हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा और कोई आपका क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा, अर्थात हम कह सकते हैं आर्यक्स जो प्रदर्शित करता है, आर्यक्स समूह के यौगिक को हम एल्किल हाइलाइड कहते हैं। और एरिल को बताने के लिए हम AR यक्स कह सकते हैं। AR का मतलब क्या है, एरिल है, और यक्स का मतलब क्या है, हाइलाइड है। तो एरिल हाइलाइड आपका क्या होता है, हाइलो एरीन होता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हाइलो एरीन क्या होता है, इतना क्लियर है। अब इसमें देखो कि जैसे इसी में हम क्या कह दें, इस प्रकार से समझिएगा, ये आपका क्या है,
बेंजीन है। अब इसमें देखो, अगर हम यहाँ कह दें CH2X, तो अब इसमें देखो क्या X परमाणु डायरेक्ट रूप से बेंजीन रिंग से जुड़ा? नहीं जुड़ा। तो क्या हम इसको एरिल हाइलाइड कहेंगे? नहीं कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? एल्किल हाइलाइड कहेंगे। अब कैसे कहेंगे? यहाँ देखो, ये हाइड्रोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा ना, तो इस कार्बन पर संकरण कितना होगा? तो संकरण निकालने के लिए यहाँ पर H कर दिए। तो अब बताओ कितना एकल बॉन्ड है? 1 2 3 4 एकल बॉन्ड। क्या कोई लोन पेयर है? नहीं है। लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। क्या यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन बचा है? कार्बन के बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। और जब 4 इलेक्ट्रॉन होता है तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बंद बना लिया है। तो क्या इसमें कोई इलेक्ट्रॉन अब बचा है जो यहाँ पर उपस्थित हो? नहीं बचा है। तो इसलिए क्या होगा? लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड बराबर क्या होता है? संकरण होता है, तो 4 होगा। और 4 से क्या होता है? sp3 होता है। तो इस कार्बन पर कौन सा संकरण है? sp3 संकरण है। लेकिन इस कार्बन पर बताओ कौन सा संकरण है? तो वैसे हम आपको बता दिए थे कि जैसे लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड करो तब भी होगा, या आप ऐसा ना करना चाहो तो डायरेक्ट हमने बताया था कि अगर कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध है, कार्बन कार्बन के बीच क्या हो? 2 बंध हो, तो तुरंत हम समझ जाएंगे कि उस कार्बन पर कौन सा संकरण है? sp2 संकरण है। कौन सा संकरण है? sp2 संकरण। और अगर कार्बन कार्बन के बीच स्थिर बंध है तो तुरंत हम क्या समझेंगे? इस पर sp संकरण है। तो ये तो क्लियर है ना। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देख कर आए हो तो उसको देख कर आइएगा, तो विश्वास है कि ऐसा समझ में आएगा कि आपको लगेगा कि हम समझ रहे हैं। समझ में आ गया ना। अब यहाँ देखो, sp2 संकरण है इस कार्बन पर, और यहाँ पर क्या है? sp3 संकरण है। तो अब इसमें देखो, अगर हाइड्रोजन परमाणु डायरेक्ट रूप से बेंजीन वलय से जुड़ेगा तो ये क्या होगा? एरिल हाइलाइड। और अगर हमने बताया था कि कार्बन कार्बन द्विबंध से जुड़े sp3 कार्बन से अगर आपका हाइड्रोजन जुड़ेगा तो उसको हम क्या कहते हैं? और वलय के रूप में होना चाहिए बेंजीन वलय हो। और इस कार्बन जो sp2 है इस पर, इससे जुड़े sp3 कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु अगर जुड़ रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं? बेंजलिक एल्किल हाइलाइड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बेंजलिक एल्किल हाइलाइड। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा, दूसरा वीडियो देख कर आइएगा, समझ में आ जाएगा। तो अब इसमें ये समझ में आया कि इसमें इसको हम क्या कहेंगे? एल्किल हाइलाइड कहेंगे, क्योंकि डायरेक्ट रूप से आपका हाइड्रोजन परमाणु नहीं जुड़ा है, और ये क्या होगा? एरिल हाइलाइड होगा। इतना आपको जो है क्लियर हो गया होगा। अब हम इसमें बताते हैं कि जो यहाँ पर कार्बन परमाणु है और जो हाइड्रोजन परमाणु है, इनके बीच जो बॉन्ड बना है, अर्थात कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड का जो प्रकृति होगा वो कैसे होगा? समझने के लिए तैयार है ना? कॉपी पेन आप उठा लिखिए। जैसे कॉपी पेन क्या करिए? रखे रहिए, और नोट्स जो है साथ साथ बनाते रहिए। इससे आपको क्या होगा? लाभ होगा, और रिवाइज करने में भी क्या आएगा? रिवाइज करने में सहायता होगी कि कम समय में आप जो है रिवाइज कर सकेंगे। तो अब देखो इसमें, अब यहाँ देखो, ये क्या हो गया? बेंजीन रिंग हो गया। और इससे क्या जुड़ा? हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच CX आबंध की प्रक्रिया। जैसे क्वेश्चन क्या पूछता है? पूछता है कि एरिल हाइलाइड या हाइड्रोएरिन में कार्बन हाइड्रोजन के बीच के आबंध की प्रकृति के बारे में समझाइए। क्वेश्चन पूछ लिया, तो हम कैसे समझेंगे? तो अब इसको देखो, अब यहाँ पर क्या होता है? इस कार्बन पर कौन सा संकरण है? sp2 संकरण है। तो जब sp2 संकरण होता है, इसके पहले वाले ही लेक्चर में, या अगर नहीं बताया गया है तो ऐसा जानते रहिएगा कि अगर किसी कार्बन पर sp3 संकरण हो, sp2 संकरण हो और sp संकरण हो, तो इसमें जानते रहिएगा कितना यस करेक्टर होता है, उसको बारे में समझ लीजिए। अब इसमें देखो, sp संकरण है तो कुल मिलाकर 100% है। तो इसमें से बताओ sp है तो यस में कितना बट जाएगा? 50, और इसमें भी 50। जैसे 100 रुपया है आपके पास और 2 लोगों में बांटना है, sp का मतलब क्या है? 2 लोग। तो जब 2 लोगों में बांटना है तो हम 50-50 क्या करेंगे? हाफ हाफ बांट देंगे। तो यहाँ पर 50-50% क्या है? यस करेक्टर है। तो इसमें 50% यस करेक्टर है अगर sp संकरण है। अगर इस पर आएंगे तो अब p जो है 2 हो गया। p कितना हो गया? 2, और यस क्या हो गया? 1 आ गया। तो इसका मतलब अब किस में बांटना है? 1:2 में बांटना है। तो 1:2
1/2 का मतलब क्या होगा, जैसे sp2 है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 33 और 66 कह सकते हैं कि नहीं। 33 दूना क्या होता है 66, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 99। लगभग आपका क्या होगा 100% में से ऐसे डिवाइड हो सकता है, यहाँ पॉइंट में भी कुछ रहेगा। तो अब इसमें बात आई कि sp2 में s करेक्टर कितना है 33% है, और जब sp3 में आएंगे तो s कितना है 1 है और p कितना है 3 है, तो 1/3 में बांटेंगे। तो जब 1/3 में बांटेंगे तो यहाँ 25 क्या आ गया 75 आ गया। 25/75, 25×3 हो जाएगा। तो अब यहाँ से ये समझ में आया कि अगर sp3 संकरण है तो उसमें यस करेक्टर कितना होगा 25%, और अगर sp2 संकरण है तो उसमें यस करेक्टर कितना होगा 33%, और अगर sp संकरण है तो उसमें यस करेक्टर कितना होगा 50% होगा। तो अब बताओ कि यस करेक्टर जैसे जैसे इधर हम जा रहे हैं, sp3 में क्या होता है कम होता है, sp2 में क्या होता है अधिक होता है। यहाँ देखो 33 आ गया, इसके बाद 50 आ गया। तो जब 33% आ गया, यस करेक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी परमाणु या कार्बन पर एस करेक्टर जैसे जैसे बढ़ता है तो उसके जो विद्युत ऋणात्मकता होती है, विद्युत ऋणी जो प्रकृति होती है वो क्या होती बढ़ जाती है, अर्थात किसी दूसरे परमाणु को आकर्षित करने का जो पावर होता है वो क्या होता है बढ़ जाता है। तो अब बताओ कि इस कार्बन का जो sp2 संकरित कार्बन है उसका जो पावर होगा विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी, और इससे ये क्या करेगा दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता इसकी क्या होगी बढ़ जाएगी। तो अब यहाँ दिक्कत ये आती है कि इस पर sp2 संकरण है, दिक्कत नहीं एक इसका लाभ है, जैसे हम कह दिए दिक्कत है लेकिन ऐसा मत समझो, यहाँ क्या है sp2 संकरण है। तो sp2 जब संकरण है तो ये क्या करेगा हाइड्रोजन के पास, देखो हाइड्रोजन जानते रहिएगा कि 7वां वर्ग, जैसे हाइड्रोजन में जानते हैं 9 फ्लोरीन होता है, इसके बाद 17 क्या होता है क्लोरीन, तो 2 7 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका 2 8 7 होगा। तो किस वर्ग में होता है 7वां वर्ग में होता है। तो इसका मतलब बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजनों के। तो इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस द्वारा दिखा दिए हैं, तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या कर लिया है बॉन्ड बना लिया है। जैसे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कोश में, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या कर लिया कार्बन से बंध बना लिया, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन क्या है हाइड्रोजन परमाणु के पास है। तो जब इस कार्बन का संकरण sp2 आ जाएगा तो इसमें यस करेक्टर क्या होगा 33%, अर्थात बढ़ जाएगा, और जब यस करेक्टर बढ़ जाएगा तो इस कार्बन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो क्या होती है बढ़ जाती है, जिसके कारण अब विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाएगी, इसके पास पावर अधिक आ गया, और जब पावर अधिक आ जाएगा तो तुम दूसरे को खींचोगे कि नहीं, तुम्हारे पास जैसे शक्ति अधिक आ जाए, तो शक्ति जब अधिक आ जाएगी तो स्वाभाविक है कि आसपास के जो होंगे चीज उसको क्या करोगे अपनी तरफ आकर्षित करोगे। तो वैसे ये कार्बन परमाणु भी क्या करता है, यहाँ जो हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन परमाणु है इसको अपनी तरफ क्या करता है आकर्षित करता है, और जब आकर्षित करता है इलेक्ट्रॉन को तो आंशिक रूप से यहाँ पर क्या आ जाता है द्विबंध बन जाता है, अर्थात आंशिक रूप से क्या होता है द्विबंध बन जाता है। तो अब यहाँ दिमाग में आया कि आंशिक रूप से द्विबंध बन गया। अब देखो जैसे यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार से एक बार जो नोट करना है नोट कर लीजिए, इसको हम मिटा दें। अब इसमें देखो आपका क्या होगा क्लोरीन परमाणु यहाँ से क्या करेगा इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो जब आकर्षित करेगा तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है इस स्थान पर आ गया, इस स्थान पर आ गया। तो जब इस स्थान पर आ गया तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या बना लिए बॉन्ड बना लिए, तो यहाँ पर क्या आ गया डबल बॉन्ड बन गया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आई कि यहाँ पर 2 बंध हुआ, 2 2 4 1 5 बंध हुआ, तो क्या कार्बन कहीं 5 बंध बना सकता है, कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है नहीं बना सकता है, क्योंकि कार्बन के पास चतुस्संयोजकता दिखाता है, कार्बन जो है अधिकतम कितना बॉन्ड बना सकता है 4 ही बंध बना सकता है। तो इसलिए क्या होता है इसमें रेजोनेंस इफेक्ट होता है, अर्थात अनुनाद प्रभाव होता है। तो उसको समझिए कैसे होगा। अब क्या होगा कि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे जो बॉन्ड बना है, आप जानते रहिए बंध का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा जो यहाँ कितने आकर्षण बल से बंधे हैं यही क्या होता है बॉन्ड होता है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा ऐसे मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा यहाँ पर क्या करेगा मूव करेगा। तो अब इसमें क्या होगा जैसे देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, और 1 मिनट रुको इसको,
मान लीजिए हम ऐसे इसको 1 मिनट समझिए, यहाँ पर ऐसे कर दें हम, ये हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अब यहाँ से मूव करेगा, तो जब इस पर आएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जैसे देखो समझाने के लिए हम कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ऐसे मूव किया, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा अर्थात जब बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि 5 बंद जो है यहाँ बन नहीं सकता है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। और इस पर कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, पहले से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था ही और 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है ना। 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आया और जब कोई किसी भी परमाणु पर कोई इलेक्ट्रॉन जाता है तो उस पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। आपको हम बेसिक से बता रहे हैं, कहीं भी आप देखेंगे तो इतना बेसिक से नहीं बताया जाएगा, पूरा आपको बेसिक से, हमको ये मालूम है कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, इस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है, तो इसको क्या करिए, समझिए। अब यहाँ पर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इसमें देखो, अब यहाँ पर क्या आ गया, ये पहला स्ट्रक्चर हो गया, इस पर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। लेकिन अब इसी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डीकोलोकलाइजेशन होता है, इसका मतलब स्थानीकृत होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्थानीकृत होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या है, बदलता है। तो पहला स्ट्रक्चर ये हो गया, और इसमें देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड क्या हो गया, डबल बॉन्ड आ गया। अब इसका अनुनाद बनाएंगे, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस को दिखाने के लिए इस प्रकार से दोनों तरफ तीर लगा देते हैं कि अब दूसरा संरचना बनेगा। तो दूसरे संरचना में समझिए क्या होगा। अब इसमें देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच डबल बॉन्ड बन गया है, इसके बीच यही बॉन्ड। अब यहाँ से देखो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव इस पर करेगा, करेगा कि नहीं। जैसे अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन मूव किया और यहाँ पर पहुँच गया, और जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पर पहुँचेगा तो यहाँ से क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे और 1 इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया, तो ये क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो समझाने के लिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे थे, तो अब ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करके इस पर आया तो यहाँ पर क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड। तो जब इस कार्बन पर डबल बॉन्ड बनेगा और पहले से यहाँ क्या था, डबल बॉन्ड था, तो 2 4 और 1 हाइड्रोजन का बॉन्ड, कुल मिलाकर कितना हो गया, 5 बंद हो गया। तो क्या कार्बन पर 5 बंद बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो पुनः ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ मूव कर जाएगा, अर्थात अब जो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था वो क्या करेगा, यहाँ स्थानांतरित होगा, और जब यहाँ पर स्थानांतरित होगा तब निगेटिव चार्ज कहाँ हो जाएगा, इस कार्बन पर। तो यहाँ पर क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया, समझ में आया। और ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। तो अब निगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, पहले स्थिति में कहाँ था, इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज था, और इस स्थिति में इस कार्बन पर आ गया, और पुनः अभी भी क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन अब क्या होगा, यहाँ जाएगा, तो जब यहाँ जाएगा तो अब इस पर क्या होगा, अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा तो ऐसे इलेक्ट्रॉन होगा, और 1 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, तो इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा। तो यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड बनेगा, और जैसे ही यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा तो अब इस कार्बन पर कितना बंद हो गया, 2 2 4 और 1 हाइड्रोजन का कुल मिलाकर कितना हो गया, 5 बंद हो गया। और जब 5 बंद हो गया तो ये अस्थायी कार्बन हो गया, तो पुनः ये ब्रेक होकर कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला गया। तो जब यहाँ से ब्रेक होगा तो जब इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस पर अब क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो अब समझने के लिए इसको हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आकर निगेटिव, और डबल बॉन्ड X ऐसे क्या है, जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद एक स्ट्रक्चर और हम बना सकते हैं। अब देखो एक स्ट्रक्चर और हम बना सकते हैं इसी का, अगर क्या कर दें, अब क्या कर दें, इस इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन पर भेजिए, तो जब इस कार्बन पर भेजेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड, और जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा तुरंत, अब बताओ यहाँ पर डबल बॉन्ड हुआ और डबल बॉन्ड X ऐसे लिख दें तो बताओ कितना बॉन्ड हो गया, 2 1 3 2 5 बंद हो गया। तो क्या कार्बन 5 बंड बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ का इस पर अटैक कर देगा, अर्थात चला जाएगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और पुनः
और जानते रहिएगा इस पर जो है प्लस चार्ज है, जैसे यहाँ लिखने भूल गए। अच्छा बताओ, जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस पर जब एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो एक प्लस चार्ज होगा ना, तो यहाँ जानते रहिएगा प्लस चार्ज इस पर है, एक्स पर क्या है, प्लस चार्ज है। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब जाएगा, और पहले से क्या था, प्लस चार्ज था, तो जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा तो निगेटिव चार्ज के साथ जाएगा, और पहले से क्या था, प्लस चार्ज था, तो प्लस माइनस क्या हो गए, उदासीन हो गए, और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन बनकर तैयार। और यही जो है क्लोरोबेंजीन या जो भी अगर Cl जुड़ा रहेगा तो क्लोरोबेंजीन। तो अब इसमें देखो कितना जो है अनुनाद स्ट्रक्चर बना, ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये क्या हो गया, फोर्थ हो गया। इतना क्लियर हुआ ना। अब इसमें देखो अनुनाद स्ट्रक्चर में हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए हैं, अब इसमें एक बार समझा देते हैं क्या है। हाइड्रोजन परमाणु से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इस पर, तो डबल बॉन्ड बना, तो अब कार्बन 5 बंद नहीं बना सकता, तो ये यहाँ का जो बंद बना था, सबसे पहला स्ट्रक्चर यही होगा। इस स्ट्रक्चर को बोलना मत, ये भी पहले के अंदर जो है गिनती किया जाएगा। इसको हम पहला अनुनाद स्ट्रक्चर कह सकते हैं, इसको दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा होगा, ये क्या होगा, पाँचवा होगा, इस प्रकार से। तो अब यहाँ से क्या हुआ, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, डबल बॉन्ड बना, तो ये इलेक्ट्रॉन ब्रेक होकर इस पर जाएगा, तो निगेटिव चार्ज हुआ, तो दूसरा स्ट्रक्चर बना। पुनः यहाँ का दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बना, तो जो यहाँ द्विबंध था टूट कर पुनः इस पर जाएगा, तो यहाँ निगेटिव आ गया। इसके बाद ये स्थानांतरित होकर इस पर गया और ये स्ट्रक्चर बना, इसके बाद ये बना। तो हमको विश्वास है कि ये छोटी छोटी बातें जो है इसमें थी, पूरा आपको क्या हो गया होगा, कवर हो गया, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या होगा। अब इसमें देखो, यहाँ पर जो हाइड्रोजन परमाणु था, अब हम देख रहे हैं कि इस स्थान पर क्या है, निगेटिव चार्ज है, और इसमें इस पर क्या है, पहले में यहाँ पर निगेटिव चार्ज, और दूसरे में इस स्थान पर निगेटिव चार्ज, और तीसरे में इस स्थान पर निगेटिव चार्ज है। तो अब बात आई कि इस स्थान पर क्यों नहीं आया, इस स्थान पर क्यों नहीं आया, क्यों यहाँ पर और यहाँ पर, अर्थात बेंजीन में इस स्थान पर निगेटिव चार्ज क्यों आया और इस स्थान पर आया, इस स्थान पर आया, ऐसा क्यों हुआ। तो अब इसमें आप खुद देख रहे हैं कि और इसको क्या कहेंगे, तो जानते रहिएगा इसको, इस स्थान का क्या नाम है, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, सबसे पहले ये समझिए। तो जानते रहिएगा जैसे बेंजीन वलय हो जाए और इसके बाद आपका कोई भी क्रियात्मक समूह जुड़ा हो, क्रियात्मक समूह मतलब अब यहाँ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ गया, या CH3 जुड़ा हो, CHO जुड़ा हो, COOH जुड़ा हो, कुछ भी जुड़ा हो, तो जो जुड़ा है उसके अनुसार अब क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं। तो फर्स्ट को क्या मानते हैं, पैरा, इसको क्या कहते हैं, पैरा कहते हैं, ऐसे पैरा हो गया। और इसको क्या कहते हैं, आर्थो कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, आर्थो कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, मेटा कहते हैं, इसको हम मेटा कहते हैं। और पुनः क्या आ जाता है, इसको पुनः हम पैरा कह देते हैं। ये आपका क्या हो गया, पैरा हो गया। और इधर से पैरा, और ये क्या हो गया, आर्थो हो गया, और ये क्या हो गया, मेटा हो गया। तो अब इसमें देखो, जैसे ये क्या हो गया, पैरा, आर्थो, मेटा हो गया। अब इसमें देखो, इधर से आएंगे, जहाँ पर क्रियात्मक समूह है वहीं से गिनती होगी, तो पैरा हुआ, आर्थो हुआ, मेटा हुआ। इधर से पुनः आ गए पैरा, आर्थो, मेटा, और ये क्या हो गया, पैरा। जैसे नाम इसका ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिया जाता है, लिखा जाता है। तो अब इसमें देखो 2 पैरा पैरा, एक ये पैरा, ये पैरा, और यहाँ पर मेटा मेटा, और ये क्या हो गया, आर्थो आर्थो हो गया। तो अब इसमें समझो कि कौन सा दैसिक प्रभाव दिखाता है। जैसे कहा जाता है कि जो बेंजीन रिंग होता है, अगर उस पर जो है हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाए तो वो कौन सा दैसिक प्रभाव जुड़ेगा, या कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ जाए तो वो कैसा दैसिक प्रभाव दिखाएगा। तो 2 दैसिक प्रभाव होता है, एक आर्थो पैरा दैसिक प्रभाव और एक क्या होता है, मेटा दैसिक प्रभाव होता है। तो अब इसमें समझो कि आर्थो और पैरा दैसिक प्रभाव कहाँ दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ देखो, इस स्थान को हम क्या कहते हैं, पैरा, आर्थो। तो यहाँ पर आर्थो दैसिक प्रभाव दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना। और इस स्थान को क्या कहते हैं,
पैरा कहते हैं। देखो ये पैरा हुआ, आर्थो हुआ, मेटा, पैरा, आर्थो, मेटा, पैरा। तो इसको भी हम क्या कह देंगे? पैरा कह देंगे। और इस स्थान को हम क्या कहेंगे? आर्थो कहेंगे। और इस स्थान को क्या कह देंगे? इसमें जो निगेटिव चार्ज है। तो अब यहाँ से हमको समझ में आ गया कि जितने भी ये अनुनाद स्ट्रक्चर बने हैं इसमें कौन सा दैशिक प्रभाव दिखाई दे रहा है? पैरा आर्थो दैशिक प्रभाव दिखाई दे रहा है। पैरा आर्थो दैशिक प्रभाव। तो अब इसमें ये समझ में आ गया ना किस प्रकार से होगा। लेकिन अब बात ये आई कि कौन से समूह जो है पैरा आर्थो दैशिक प्रभाव को दिखाएंगे। अब इसको समझिए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अब इसमें देखो कि कौन से समूह जो है पैरादैशिक प्रभाव, आर्थोदैशिक प्रभाव और कौन से मेटादैशिक प्रभाव दिखाएंगे। और जानते रहिएगा कि जैसे आपका ऐसा समूह जिस पर क्या हो, लोन पेयर के रूप में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो पहले से, तो वो हमेशा कौन सा प्रभाव दिखाएगा? आर्थो पैरादैशिक प्रभाव। जैसे आपका OH हो गया, OH समूह पर देखो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच बंध बना, यहाँ पर एक बॉन्ड है, बाकी कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन इस पर उपस्थित है ना, 6 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में होता है। तो जब इस पर उपस्थित है तो अगर ये बेंजीन से डायरेक्ट रूप से जुड़ा है, बेंजीन से डायरेक्ट रूप से आपका जुड़ा है, तो ये कौन सा दैशिक प्रभाव दिखाएगा? आर्थो पैरादैशिक प्रभाव दिखाएगा। और आर्थो पैरादैशिक प्रभाव इसलिए दिखाएगा, इस पे क्या है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, अर्थात ये क्या है? इलेक्ट्रॉन युग्म इस पे क्या है? उपस्थित है। और ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है इस रिंग में क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा। और जब रिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो रिंग के इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। और जब रिंग के इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देता है, वलय के इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देता है, तो इससे क्या होता है? कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक जब अटैक करता है तो आसानी से क्या कर देता है? अटैक करता है। अभी ऐसा समझाएंगे कैसे होगा। आपका CH3 हो गया, इसके बाद OR हो गया, NH2 समूह हो गया, ये सब क्या होते हैं? आर्थो पैरादैशिक प्रभाव दिखाते हैं। ये समूह अगर बेंजीन रिंग से जुड़े हैं तो कौन सा प्रभाव दिखाएंगे? आर्थो पैरादैशिक प्रभाव दिखाएंगे। और अगर आपका जैसे बॉन्ड CHO समूह जुड़ गया, बॉन्ड COOH समूह जुड़ गया, ये सब समूह, और बॉन्ड NO2 समूह बेंजीन रिंग से जुड़ गया, तो ये क्या दिखाता है? मेटादैशिक प्रभाव दिखाता है। ये क्या दिखाएगा? मेटादैशिक प्रभाव दिखाता है। तो इतना जो है आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें समझो आगे क्या होगा प्रोसेस। तो आर्थोदैशिक प्रभाव और पैरा और इसके बाद मेटादैशिक प्रभाव कौन दिखाएंगे, समझ में आ गया है। अब इसमें देखो कि जैसे हम वही चर्चा कर रहे हैं, ये आपका क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया यक्स, इस पे ऐसे क्या है? लोन पेयर है। अब इसमें देखो, इसमें क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का क्या बताना है? बॉन्ड बताना है कि प्रकृति क्या है। तो हम जानते हैं आंशिक रूप से क्या आ जाता है? द्विबंध आ जाता है। और इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कहाँ चला जाता है? आर्थो पर, यहाँ पर बढ़ गया। तो जब अब इसमें आंशिक रूप से द्विबंध आ गया तो अब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ने में क्या होती है? बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ही आसानी से ये टूटता नहीं है। अब जैसे देखो, अगर ये आपका क्या है? पेन है, अभी एक है तो इसको हम क्या करेंगे? आसानी से तोड़ देंगे। या लकड़ी ले लीजिए आप, एक है तोड़ देंगे। लेकिन अगर उसी को हम क्या कर देंगे? उसी एक लकड़ी को तोड़कर 2 लकड़ी कर दे, इसके बाद आप तोड़िए, तो थोड़ा क्या होगा? प्रॉब्लम होगा। या उसी लकड़ी का 3 टुकड़ा करके इसके बाद तोड़िए, क्या होगा? प्रॉब्लम होगा ना। या आपको दे दिया जाए 4 लकड़ी दे दिया जाए अलग अलग तोड़ने को, तो आप तोड़ देंगे। लेकिन चारों को एक करके तोड़ना हो तो क्या करेंगे? तोड़ पाएंगे? कमेंट में बताइएगा कौन तोड़ लेगा। तो उसमें क्या होगा? प्रॉब्लम आपको होगी। तो उसी प्रकार से जब कार्बन हाइड्रोजन के बीच द्विबंध आ जाता है तो इस बॉन्ड को तोड़ने में क्या होती है? प्रॉब्लम होती है, अर्थात समस्या होती है, जिससे ये क्या होता है? नाभिक रागी आसानी से अभिक्रिया नहीं देता है। अगर पूछा जाए कि हैलोएरिन जो है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से क्यों नहीं देता है, तो आप यही रीजन बताइएगा कि
हैलो एरिनो में कार्बन और हैलोजन के बीच आंशिक रूप से द्विआबंध आ जाने के कारण उसको ब्रेक करने में कठिनाई होती है और जिससे नाभिक रागी जो है पहले नाभिक रागी को प्रतिस्थापित नहीं कर पाता है। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या है कि एक नाभिक रागी दूसरे नाभिक रागी को क्या कर दे, प्रतिस्थापित कर देना और खुद उसका स्थान ले आए। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ से Cl परमाणु जो है अटैक भी कर रहा है नाभिक रागी के रूप में, तो क्या यहाँ से ये तोड़ पाएगा यक्ष को? नहीं तोड़ पाएगा। तो इससे नाभिक रागी अभिक्रिया नहीं होती है। तो जानते रहिएगा कि जो हैलो एरीन होते हैं उनकी जब रासायनिक प्रक्रिया पढ़ेंगे तो उसमें नाभिक रागी अभिक्रिया ये आसानी से देते नहीं हैं। तो कौन सी अभिक्रिया देते हैं? ये इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया देते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। अब बात आई कि ऐसा क्यों होता है, तो अब समझिए क्यों होता है। अब देखो, जब ये हो गया तो बताओ आर्थो पर और यहाँ पैरा पर, आर्थो पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। और जब आपका इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है, बढ़ गया है, तो अब बताओ अगर कोई आपका इलेक्ट्रोफिलिक आए, जैसे Cl+ आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब जो क्या हो, इलेक्ट्रॉन स्नेही हो, जिसको इलेक्ट्रॉन की क्या हो, आवश्यकता हो, अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी उसके पास है और इलेक्ट्रॉन की क्या है, आवश्यकता है। तो जब ये अटैक करेगा तो बताओ, जैसे हम प्लस चार्ज है तो वो किसके पास जाना चाहेगा, माइनस चार्ज के पास। अगर जिसके पास, उसको किसकी आवश्यकता है, इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन होगा वहीं पर तो अटैक करेगा। अगर इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो क्या इस पर ये अटैक करता? नहीं करता। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता है, तो ये Cl+ आसानी से क्या करेगा, आर्थो स्थान पर अटैक कर देगा या पैरा स्थान पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अर्थात इसमें हम कह सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है, अटैक करे, जब इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो उसको इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हैलो एरीन कौन सी अभिक्रिया देते हैं। अगर कोई पूछ ले कि हैलो एरीन मुख्यतः कौन सी अभिक्रिया देते हैं तो आप क्या बताएंगे, हैलो एरीन मुख्यतः जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। और वो भी कौन सी स्थिति में अटैक करते हैं, क्या यहाँ पर अटैक होगा, इसको मेटा स्थित कहते हैं। जानते रहिएगा मेटा स्थित पर अटैक नहीं होता है। मेटा पर क्या होगा, अटैक नहीं होगा, आपका आर्थो और पैरा पर ही होगा। ऐसा इसलिए होता है कि इलेक्ट्रॉन घनत्व की अधिकता कहाँ पर अधिक है, आर्थो और पैरा स्थित पर अधिक है। तो इतना जो है आप जानते रहिए। इसके बाद अब हम हैलो एरीन के बारे में समझ लिए कि क्या होता है और इसमें जो है किस प्रकार से कौन सा प्रभाव दिखाएगा, आर्थो पैरा और मेटा को कैसे समझेंगे, और आपका जैसे आर्थो पैरा दैसिक प्रभाव कब दिखाएगा, मेटा दैसिक प्रभाव कब दिखाएगा, और हैलो एरीन जो है कौन सी अभिक्रिया आसानी से देता है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन देगा कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन देगा। तो जानते रहिएगा इलेक्ट्रॉन स्नेही आसानी से देगा। क्यों ऐसा करता है, नाभिक रागी क्यों नहीं देता है, तो नाभिक रागी इसलिए नहीं देता है कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच आंशिक रूप से द्विबंध आ जाता है और उसको तोड़ने में क्या होती है, या वो ब्रेक होने में क्या होता है, समस्या होता है। तो यहाँ तक हम सीख लिए हैं। अब इसके आगे जो हम सीखेंगे कि इसका हैलो एरीनो का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। इसमें देखिए एक हम बता देते हैं कि जैसे इसमें छूट जा रहा था आपका क्या है, +R प्रभाव और एक क्या है, -R प्रभाव। तो अब इसमें देखो कि +R प्रभाव क्या होता है, प्लस रेजोनेंस इफेक्ट, और ये माइनस रेजोनेंस इफेक्ट। अब देखो क्या होता है, तो जानते रहिएगा कि अगर कोई भी आपका जैसे यहाँ पर क्या हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा, तो हाइड्रोजन परमाणु बताओ बेंजीन रिंग को क्या दे रहा था, इलेक्ट्रॉन दे रहा था ना, और इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है बेंजीन रिंग को दिया जा रहा है और इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है, तो ये जानते रहिएगा जो आपका ये जुड़ा रहेगा समूह वो कौन सा प्रभाव दिखाएगा, +R प्रभाव दिखाएगा। और अगर आपका ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जैसे आपका क्या हो
यहाँ से देखो CHO हो जाए, CHO समूह जुड़ता है तो ये क्या करता है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेता है, अर्थात जो मेटादैशिक प्रभाव दिखाता है वो क्या होता है, -R इफेक्ट को प्रदर्शित करता है। तो इतना आप क्या करिए, जानते रहिएगा। और इस लेक्चर के बाद, क्योंकि ये लेक्चर जो है थोड़ा लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, यहीं पर अपना ये लेक्चर समाप्त करते हैं और इसके अगले वीडियो में हम समझेंगे कि हैलो एरीन्स का प्रिपनेशन कैसे करेंगे, किस प्रकार से हैलो एरीन्स जो है बनाएंगे, एरिल हाइलाइड बनाएंगे। जैसे आपको हम बता दें हाइलोजनीकरण विधि द्वारा, उसमें क्लोरीनीकरण करेंगे और उसका मैकेनिज्म क्या होगा, ये सब जो है सीखेंगे। इसलिए अगर कोई भी हमारे चैनल पर अगर नया है तो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे आने वाली अगली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए।